हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो चलिए आज मैं आपको फिर से वहीं से लेक्चर कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि मैं बार बार पाँच क्वेश्चन इसलिए कराता हूं ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। ऐसे 20-30 मिनट का चाहूँ तो 1 मिनट एक बार वीडियो लेक्चर डाल सकता हूँ, लेकिन उतना देखो बाबू, उतना कोई देखना नहीं चाहता, उतना देर का वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे मजबूरन होती है, मुझे उतना ही समय का लेक्चर डालना होता है। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा रुको, तो 1 मिनट इसी रहना। अब दिखाई दे रहा है? क्या, और थोड़ा सा जूमिंग और बढ़ा दे, इतना में क्लियर है? 1 मिनट थोड़ा सा और कर देता हूँ। चलिए जूमिंग कर ही देता हूँ, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन कराना है वैसे भी। ठीक है, तब तक के लिए सभी को लव यू टू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। ये तो कार्ल मार्क्स की जीवनी था, तो मैंने जीवनी करा दी। यहाँ तक दिखाई देगा ना जी। चलो चलो एकदम स्थिर से मोहब्बत। चलिए अब मैं फिर से आपके सामने एक बहुत प्यारी सी शायरी थी, किसी ने भेजी थी। रुक जाओ 1 मिनट, बता देता हूँ, बोल देता हूँ। क्या था जी, क्या था जी? है लड़का जिसे नहीं कि खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो हमें कुतर से ना। चलिए एक इंग्लिश में बहुत ही प्यारा सा है, जो कि इंग्लिश में, और जो आप समझ गए तो बहुत अच्छा बाबू। नहीं समझे, आज पहली बार इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ब्यूटीफुल फेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं बोलना चाहता हूँ ब्यूटीफुल फेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है? ब्यूटीफुल फेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी ब्यूटीफुल जो ये खूबसूरत है, ये चेहरा इम्पोर्टेंट नहीं करता है। इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? आपका दिल खूबसूरत होना चाहिए। ये बोला, ये किसने बोला है? ये APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही अच्छा लाइन है। क्या कहता है? ब्यूटीफुल फेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट ब्यूटीफुल हार्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब आपका चेहरा भले सुंदर ना हो, लेकिन आपकी सीरत। लोगों को एक बात बताता हूँ, कभी भी सूरत पे नहीं मरना चाहिए, जब भी मरो तो सीरत पे। सीरत मतलब समझ गए होंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु। चलो भाई बाकी सब तो है, ये है। चलिए मार्कर सर। चलो क्वेश्चन है, चलिए आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, मैं मार्कर पहले ढूंढ लेता हूँ। अरे बाबू मार। चलो क्वेश्चन आप लोग लिख लो, शायद बाहर छोड़ दिए होंगे। लिखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दिल मगर वहाँ। हेलो, हाँ विशाल आज जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है विशाल, हम जाएंगे ना आज मार्केट, तब ला देंगे। ठीक है भाई, सरस्वती पूजा से हम पहले ला के दे देंगे, अभी पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, बाय बाबू। चलो बाबू ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? मार्कर कहाँ छोड़ दिए जी? ये रहा। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? चलिए, माना हम यहाँ हैं, दिल मगर वहाँ। चलिए प्रश्न है। चलिए प्रश्न क्या है बाबू? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, एक तरफा अनुबंध, क्या बोले? अनुबंध व्यवस्था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? ये रहा क्वेश्चन, क्या है? यही क्वेश्चन कर रहा है बाबू, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था फ्रांसीसियो के द्वारा, किसके द्वारा? दिखाई दे रहे हैं जी? फ्रांसीसियो के द्वारा हिंद चीन में लागू किया गया था। फिर से बोले, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था किसके द्वारा? फ्रांसीसियो के द्वारा, फ्रांसीसियो के द्वारा कहाँ बाबू? हिंद चीन में लागू किया गया था। हिंद
हिंद चीन में लागू किया गया था। एक तरफा व्यवस्था फ्रांसीसियों के द्वारा हिंद चीन में लागू किया गया था। अब इस व्यवस्था में था जो कि राजा के पास, मतलब फ्रांसीसी जो राजा के पास, उसके पास असीमित शक्तियाँ मतलब अनलिमिटेड पावर था। लेकिन वहाँ के जो मजदूर थे, क्या थे? मजदूर थे, उनके पास कोई पावर नहीं था। यही क्या कहलाता है? एक तरफा। मतलब नहीं देखते हो देखो, आदमी बर्बाद हुआ वो कुछ में हो चाहे नहीं, वन साइडेड लव में जरूर बर्बाद होता है। सीधी बात। और जो प्यार आपका एक तरफा रहा तो बेटे तुम एक तरफे मार रहे हो, बुरी तरह से बर्बाद हो जाओगे एक तरफा में। चलो ठीक है। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या बोले? यानी राजा के पास पूरा असीमित पावर, मतलब अनलिमिटेड पावर, और इसके पास मजदूर जो था उसके पास कोई पावर नहीं होती थी। उसे क्या लिखिएगा? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था फ्रांसीसियों के द्वारा हिंद चीन में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में फ्रांसीसी राजा के पास असीमित ताकतें थी, लेकिन जो मजदूर थे उनके पास कोई ताकत नहीं थी। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलो, अरे समझ ले जाओ, बाकी सब तो भगवान की देन है ही। राम सिया राम जय जय राम। अगला कर रहा है बाबू, बाओ दाई कौन था? नेक्स्ट प्रश्न है इतिहास का। बाओ दाई कौन था? बाओ दाई कौन था? अब ये बाओ दाई की बात करें तो ये अन्नाम द्वीप का, क्या बोले? अन्नाम द्वीप का यानी वियतनाम में एक अन्नाम द्वीप है, तो अन्नाम द्वीप का शासक था। अन्नाम द्वीप का क्या था जी? शासक था। वियतनाम में हिंद चीन में, मतलब हिंद चीन में एक अन्नाम द्वीप है और ये अन्नाम द्वीप का शासक था, जिसको पद से अलग कर दिया था। कब अलग कर दिया था? किसने? तो राष्ट्रवादी, क्या बोले? राष्ट्रवादी और साम्यवादी, क्या बोले? राष्ट्रवादी और साम्यवादियों ने मिलकर इसके पद क्या कर लिया? छीन लिया, जिसके कारण इसे 25 अगस्त 1945 को अन्नाम द्वीप, मतलब वियतनाम, अन्नाम द्वीप को छोड़कर भागना पड़ गया। तो यही था, सीधी सी बात है। क्या बोले? तो हमने बोला बाओ दाई या अन्नाम द्वीप का शासक। बाओ दाई अन्नाम मतलब हिंद चीन में पड़ने वाला एक अन्नाम द्वीप का क्या था? शासक था। क्या था जी? शासक था। तो शासक था तो इससे इसका पद ही छीन लिया। किसने? राष्ट्रवादी और साम्यवादियों ने मिलकर इसका पद छीन लिया, जिसके कारण बेचारा जब छीन लिया तो जिसके कारण 25 अगस्त 1945 को इसको अन्नाम द्वीप छोड़कर क्या करना पड़ गया? भागना पड़ गया। क्या करना पड़ गया? भागना पड़ गया। बात समझ में आई? ठंडा तो लगता है जी। भागना पड़ गया। मंगल भवन। चलो ये बात समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन बोल दो। अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है हिंद चीन। हिंद बार बार लिखते हैं, हिंदी लिखा जाता है। इतना मोहब्बत है हिंदी से कि हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? तो हिंद चीन से हम यही समझते हैं, कहता है कुछ समय तक वियतनाम, लाओस और वियतनाम पर, क्या बोले? कुछ समय तक लाओस और वियतनाम पर, क्या बोले? लाओस और वियतनाम पर हिंद मतलब चीन का अधिकार था। किसका अधिकार था जी? चीन का। और कंबोडिया पर हिंदुस्तान का अधिकार था। किसका? हिंदुस्तान का। तो कुछ समय तक लाओस और वियतनाम पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया पर किसका अधिकार था? वियतनाम का। तो इन्हीं तीनों का सम्मिलित रूप, मतलब कौन? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, इन्हीं तीनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? हिंद चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंद चीन।
बोल के सुना दो। क्या कहलाता है? हिन चिन्ह। बात समझ में आई? क्या कहलाता है? हिन चिन्ह। क्या कहलाता है? हिन चिन्ह। तो ये बात समझ में आई? यानी लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, इन्हीं तीनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? हिन चिन्ह कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है जी। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा ले जाओ, उसके बाद धीरे धीरे और भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। कम से कम तो 50 से 60 क्वेश्चन इतिहास का करवा दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। फिर ज्योग्राफी का 50-60 करवाऊँ। अब जल्दी, जितना जल्दी हो सके सब चीज़। फिर ऑब्जेक्टिव कैसे कराऊँ वो तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे मैं कराऊँ? यहाँ पे बगल में पीपीटी कैसे एडिट कोई करे तब ना, माथा तो खराब हो जाता। अगला बाबू, जिनेवा समझौता कब और किनके बीच में हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, नेक्स्ट प्रश्न है जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता कब एवं किनके बीच में, किनके बीच में हुआ था? जिनेवा समझौता कब एवं किनके बीच में हुआ था, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो जिनेवा समझौता कब एवं किनके बीच में हुआ था? तो जिनेवा समझौता की बात करें, किसकी बात करें? जिनेवा समझौता की बात करें तो जिनेवा समझौता जो हुआ था अमेरिका और, क्या बोले, अमेरिका और साम्यवादियों के बीच में हुआ था। अमेरिका और साम्यवादियों के बीच में हुआ था। साम्यवादियों के बीच में हुआ था, बीच में हुआ था। इस समझौता के दौरान, इस समझौता के दौरान जो वियतनाम था, क्या था जी? वियतनाम, ये 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग पर साम्यवादियों का अधिकार, साम्यवादियों का अधिकार, और एक भाग पर पूंजीवादियों का अधिकार, पूंजीवादियों का अधिकार हो गया था। और यह समझौता 1954 में, कब हुआ था? 1954 में हुआ था। बात समझ में आ गया? सीधी सी बात है, क्लियर पॉइंट। अरे नहीं समझ में आएगी तो कैसे, आ जाना चाहिए। विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे इतना तो अच्छा कंफर्ट बना दिया हूँ, एकदम सीधी सी बात है। ठंडक जैसा माहौल है, इतना अच्छा। और जहाँ पे हम गर्म रहेंगे माहौल ना गर्म होगा। एक क्वेश्चन और है, जल्दी लिख लो। जहाँ साला इतना बड़ा आशिक रहेगा तो अपनी माहौल ना खत्म होगा। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, हुआ आंदोलन। हुआ आंदोलन, हुआ आंदोलन क्या है? क्या है हुआ आंदोलन के बाद? तो हुआ आंदोलन की बात करें तो यह एक सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन है। क्या है बाबू? क्रांतिकारी आंदोलन। इस आंदोलन को बौद्ध धर्म के लोगों ने, किसने बाबू? बौद्ध धर्म के लोगों ने, बौद्ध धर्म के लोगों ने चलाया था, लोगों ने चलाया था। यह आंदोलन 1838 या 39 में, 1838 या 39 में चालू किया गया था। बस इतना ही, 2 नंबर का तो परिचय देना है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? अगला है रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। ये मोस्ट भी, ये जितना भी लिखा रहा है सब BVI है। अगला है रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो ध्यान समझना, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें, क्वेश्चन है, तो ध्यान समझिएगा स्थिर से। तो रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज के बारे में समझाना चाहूँ तो समझिएगा, समझाते कहाँ ना समझिएगा। चलिए, तो रासायनिक हथियार की बात करें बाबू, तो जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, मान लीजिए विश्व युद्ध या फिर कुछ भी लड़ाई होता है, तो पहले लोग क्या करते थे? तो पहले लोग करते थे लड़ाई करते समय, तो बम में, किसमें जी? जो बम होता है रासायनिक हथियार, तो बम में गैसोलीन, क्या बोले? गैसोलीन को मिला दिया जाता था। बम में किसको मिक्स कर दिया था? गैसोलीन को। और ये गैसोलीन जैसे ही मिलता था, तो गैसोलीन मिलने के साथ जैसे ये मिलता था, तो ये हमारे त्वचा को, जैसे ही हमारे त्वचा पर पड़ा, जैसे ये हमारा त्वचा रहा नाजुक सी, तो जैसे ये गैसोलीन मिलता था बम के साथ, तो ये हमारी त्वचा को क्या कर देता था? जला देता था। मतलब कई रासायनिक पदार्थ मिलता था जिसके कारण नीचे क्या कर देता था? जला देता था। तो ये हुआ हमारा क्या बोले?
रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का प्रयोग विश्व युद्ध के दौरान किया जाता था। विश्व युद्ध के दौरान क्या जाता था? तो रासायनिक हथियार क्या होते थे? रासायनिक हथियार बम में, क्या बोले, बम में गैसोलीन को मिला दिया जाता है। बम में गैसोलीन को मिला दिया जाता है और जब इसका प्रयोग किया जाता है तो ये इंसानों की त्वचा को क्या कर देता था? जला देता था। अब एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का खतरनाक जहर है। क्या है? जहर। ये जहर से तैयार होता था। किससे तैयार होता था? जहर से। किससे तैयार होता था? जहर से। ये किससे तैयार होता था? जहर से। यानी इसमें बहुत सारे जहर को मिक्स किया जाता था, जिसके कारण, और इसका प्रयोग ज़्यादातर पेड़ पौधे की पत्ते, जैसे मान लीजिए एजेंट ऑरेंज जैसे जिस पे किसी पड़ा तो उस पे पेड़ पत्ते की पौधी क्या हो जाती थी? मुरझा जाती थी। यानी जंगल को बर्बाद करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ये था हमारा एजेंट ऑरेंज। रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज क्या है, बात समझ में आया? ठीक है, तो फिर मिलते हैं। फिर 5 क्वेश्चन अभी बच गया है। चलिए अगला फिर 5 क्वेश्चन करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, सीधी सी बात है। तब तक के लिए लव यू टू ऑल, सभी को बाबू मेरी ओर से। चलो एक आख शायरी अच्छा देख लेता हूँ, फिर सुना देता हूँ आपको। चलो एक माँ के ऊपर लगता है सुना दिए हैं। चलो अब नया नया शायरी लिखना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो? चलो एक आँख देख लेता हूँ अच्छा सा। हो गया तो अच्छा है। चलो एक मोहब्बत के ऊपर थी, मोहब्बत वालों के लिए लिख दिया था कि लूट लेते हैं अपने ही, कि लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता होता है कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। वाह वाह, फिर से एक बार ऐसे कि लूट लेते हैं अपने ही, कि लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता होता है कि ये दिल की दीवार कहाँ से कमज़ोर है। वाह वाह। हाँ एक और है, बहुत ही तगड़ा है, सुनिएगा। बुरा मत मानना कोई, हम परफेक्ट है दम। कि ये कागज, कहता है ये कागज नहीं दिल है सनम, कि ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखता हूँ, कि ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पे अक्षर नहीं इश्क लिखता हूँ, तभी तो बेवफाओं की महफिल में अक्सर तन्हा दिखता हूँ। वाह। अजर सबा, चलो एक और बहुत अच्छा मोटिवेशनल है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपका गुरु नीतीश वर्मा आप लोग से विदाई चाहता है बाबू। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू टू ऑल। आज रुसबा तेरी गली